ठीक है। सो वल्नरेबिलिटी असेसमेंट में जो आप टूल्स यूज करेंगे, उन्हीं टूल्स के पास ये भी कैपेबिलिटीज होती हैं कि वो रिपोर्ट भी जनरेट कर सकें। लेकिन वो रिपोर्ट आप डायरेक्टली कंपनी को सबमिट नहीं करेंगे, क्योंकि वो रिपोर्ट कंपनी को देने का कोई लॉजिक नहीं बनता। आप उस रिपोर्ट में अपना कुछ इनपुट दीजिए कि हाँ ये तो टूल ने निकाला है, बट हाँ मैंने भी, जब हम लोगों ने मैनुअल टेस्टिंग परफॉर्म करी तो हमारे अकॉर्डिंग ये वल्नरेबिलिटी थी, ये नहीं थी। जो जो चीजें थी वो आप ऐड कर दोगे, जो चीजें नहीं थी आपने टेस्ट करने के बाद, मैनुअल टेस्ट करने के बाद आपको पता चला कि ये तो था ही नहीं उस मशीन पे, बट हाँ स्टिल टूल ने आपको बताया। तो आप मैनुअल टेस्टिंग पे ज्यादा भरोसा रखोगे, क्योंकि हाँ आपने बहुत अच्छे से टेस्टिंग करी है, चेक करा है कि वो चीज एग्जिस्ट करती है सिस्टम पे या नहीं करती है, आपने मैनुअल तरीके से उसको टेस्ट किया। तो वो चेक करने के बाद आप कंपनी को बता दोगे कि हाँ ये रिपोर्ट है फाइनली, कि इस रिपोर्ट में सारी चीजें जो जो वल्नरेबिलिटीज थी वो आपने उस रिपोर्ट के अंदर मेंशन कर दिया और वो सबमिट कर दी कंपनी को। अब रिपोर्ट सबमिट अभी नहीं करी, सबमिट आप कब करोगे, जब आप रिस्क असेसमेंट परफॉर्म कर देंगे। तो इस फेज में क्या किया आपने, सिर्फ वल्नरेबिलिटीज असेसमेंट परफॉर्म किया और आपने उन वल्नरेबिलिटीज की एक रिपोर्ट बना के अपने पास रख ली। थर्ड फेज क्या होता है, थर्ड फेज को हम बोलते हैं रिस्क असेसमेंट। रिस्क असेसमेंट में क्या होता है, हर एक वल्नरेबिलिटी का एक रिस्क होता है, एक सीवियरिटी होती है, क्रिटिकलिटी होती है कि कौन सी वल्नरेबिलिटी कितनी ज्यादा क्रिटिकल है। तो वो चीज आपको एसेस करनी होती है, वो चीज आपको चेक करनी होती है कि कौन सी वल्नरेबिलिटी कितनी ज्यादा डेंजरस हो सकती है कंपनी के लिए, उसकी प्रायोरिटी क्या है। नॉर्मली यहाँ पे आप एक स्कोरिंग सिस्टम को यूज करते हैं जिसको बोला जाता है सीवीएसएस। तो सीवीएसएस क्या है, एक वल्नरेबिलिटी स्कोरिंग सिस्टम है, इसको बोला जाता है कॉमन वल्नरेबिलिटी स्कोरिंग सिस्टम, जो आपको वल्नरेबिलिटीज के स्कोर निकाल के देता है कि ये वल्नरेबिलिटी कितनी ज्यादा सीवियर है, कितनी सीवियरिटी है इसकी, कितनी ज्यादा क्रिटिकल है या कम क्रिटिकल है, वो आपको निकाल के देता है, ताकि आप रिस्क असेसमेंट के अंदर उन वल्नरेबिलिटीज को प्रायोरिटाइज कर पाओ जो क्रिटिकल है। मान के चलिए कि आपके सामने 10 वल्नरेबिलिटी निकल के आई जब आपने असेसमेंट परफॉर्म किया, अब उस 10 में से ऐसी कौन सी वल्नरेबिलिटीज हैं जो बहुत ज्यादा क्रिटिकल हैं, जो शायद टारगेट सिस्टम का रिमोट एक्सेस प्रोवाइड भी कर रही हो, क्या पता, या फिर उस मशीन का कि कोई डेटाबेस का एक्सेस आपको प्रोवाइड कर रहा हो, तो ये कुछ क्रिटिकल वल्नरेबिलिटीज हो सकती है। तो उनको आप हमेशा सबसे ऊपर रखोगे, फिर उसके बाद सेकेंड नंबर की जो कम, उससे कम क्रिटिकल वल्नरेबिलिटी होगी, फिर उससे कम, इस तरीके से आप हर एक वल्नरेबिलिटी को प्रायोरिटाइज करते हैं, सीक्वेंस में लगाते हैं, ताकि पता चले कि हाँ जब ये रिपोर्ट आप टारगेट ऑर्गेनाइजेशन को सबमिट करोगे तो उनको भी पता रहे कि हमें कौन सी वल्नरेबिलिटी पे पहले काम करना है, कौन सी वल्नरेबिलिटी को पहले फिक्स करना है, कौन से फेज के अंदर, रेमिडिएशन फेज के अंदर। तो रेमिडिएशन का मतलब क्या होता है, वल्नरेबिलिटीज को फिक्स करना। ये वो फेज होता है जहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन किसी भी वीक, जो भी आपको बताई गई है कि हाँ ये वीक पॉइंट है ऑर्गेनाइजेशन के या उस कंपनी के एसेट्स के, उनमें क्या क्या वीकनेस है वो निकालने का या वो आइडेंटिफाई करने का तरीका कौन से फेज के अंदर होता है, रेमिडिएशन। तो रेमिडिएशन में आप वो सारी चीजें फिक्स करते हैं कि क्या क्या तरीके हैं जिससे आप वो वल्नरेबिलिटीज को कंप्लीटली रिमूव कर दोगे आपके सिस्टम से। तो वो आप तभी करोगे जब आपने रिस्क असेसमेंट परफॉर्म करा होगा, क्योंकि रिस्क असेसमेंट में आपने 10 की 10 वल्नरेबिलिटीज को सीक्वेंस में लगा दिया कि सबसे खतरनाक P1 कैटेगरी की कौन सी है, P2 क्या है, P3 क्या है, P4 और P5, प्रायोरिटी 1, प्रायोरिटी 2, 3, 4, 5, 5 लेवल में हमेशा प्रायोरिटी की जाती है, जो कि आपको मैं बताऊंगा किसके अंदर, सीवीएसएस के अंदर। अभी सीवीएसएस आगे हम लोग पढ़ेंगे क्या होता है। तो इसके थ्रू आपको पता चल जाता है कि कौन सी वल्नरेबिलिटी को पहले फिक्स करना है, जो सबसे ज्यादा क्रिटिकल है, और उसके बाद धीरे धीरे आप बाकी वल्नरेबिलिटीज को फिक्स करते हुए जाते हैं। देन जब कंपनी फिक्स कर लेती है सारे वल्नरेबिलिटीज को रेमिडिएशन फेज के अंदर, वो वेरीफाई करती है सारी चीजों को। अब वेरीफाई करने के लिए वो हो सकता है कि आपकी हेल्प लें दोबारा से, पेनिट्रेशन टेस्टिंग कंपनी की, वो बोलेंगे कि आप दोबारा से चेक करिए कि जब हमने सारी वल्नरेबिलिटीज फिक्स कर दी हैं, क्या अभी भी कोई वल्नरेबिलिटी उनके ऑर्गेनाइजेशन में या उनके सिस्टम्स में है या नहीं। या फिर वो खुद भी कर सकते हैं अगर उनको पता चल गया है कि आपने कैसे टेस्टिंग परफॉर्म करी है, मैनुअल टेस्टिंग आपने कैसे करी है। अदरवाइज ज्यादातर केस में क्या होता है कि कंपनी खुद नहीं करती है, आपको ही बोलेगी, जो पेनिट्रेशन टेस्टिंग कंपनी है जो वीए परफॉर्म करके गई है, उसी कंपनी को बोलेगी कि आप दोबारा से वेरीफाई करिए कि क्या अब हमारे ऑर्गेनाइजेशन में वो वल्नरेबिलिटीज हैं या नहीं है जो आपने पहले निकाली थी। तो ये ऑर्गेनाइजेशन, मतलब ये फिर दोबारा से आप ये स्टेप परफॉर्म करते हो, फिर अगर कोई निकल के आती है वल्नरेबिलिटी तो हमें फिर रिस्क असेसमेंट परफॉर्म करना पड़ता है, एंड फिर रेमिडिएशन करना पड़ता है, और फिर उसको आप क्या करेंगे, इसलिए क्या बोलते हैं, इसको लाइफ साइकिल बोलते हैं ये चीज।
रिपीटेबली चल सकती है अगर और कुछ एडिशनल वल्नरेबिलिटीज बाद में निकल के आए। कभी कभी क्या होता है कि आप एक वल्नरेबिलिटी फिक्स करते हो और उसके साथ साथ दूसरी वल्नरेबिलिटीज निकल के आ जाती हैं, तो उनको भी फिक्स करना फिर आपके लिए ज़रूरी होता है। तो जब तक आप वेरिफिकेशन स्टेप में आपको पता नहीं चल जाता कि हाँ अब पूरा इन्वायरमेंट सिक्योर है ऑर्गेनाइजेशन का, हमने जो वल्नरेबिलिटीज निकाली थी वो अब नहीं है, तब जाके आप लास्ट फेज में जाते हो एंड वो फेज होता है मॉनिटरिंग। कुछ टाइम के लिए आप उनके रिसोर्सेज को, उनके सिस्टम्स को मॉनिटर करते हो कि उनके जो डे टू डे टास्क थे वो प्रॉपरली काम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। कुछ केसेस में क्या होता है, जब आप वल्नरेबिलिटीज को फिक्स करते हो या आपने कुछ ऐसे रूल्स लगा दिए फायरवॉल पे या कुछ करके आपने ऐसा आपने कंपनी को सजेस्ट किया कि आपके फायरवॉल सही से काम नहीं कर रहा है, तो उन्होंने क्या किया, फायरवॉल पे रूल लगाया आपने। अब ऐसे कुछ रूल्स लगा दिए जिनसे उनके जो डे टू डे टास्क थे वो परफॉर्म नहीं हो रहे हैं। उस केस में आप क्या करोगे, मतलब कंपनी खुद ही मॉनिटर करती है अपने जो भी काम कर रहे होते थे वो लोग, जो भी उनके सर्वर पे या वेबसाइट्स पे यूजर्स एक्सेस कर रहे होते हैं, उन एक्टिविटीज को मॉनिटर किया जाता है ताकि कंफर्म हो सके कि उनका जो टास्क वल्नरेबिलिटी असेसमेंट से पहले हो रहा था, जैसे लोग उनको एक्सेस कर पा रहे थे, क्लाइंट्स एक्सेस कर पा रहे थे वेबसाइट्स को और उनके सर्वर्स को, और इंटरनली उनका जो भी काम चल रहा था वो अभी भी वैसे ही चल रहा है। तो उसके लिए क्या किया जाता है, मॉनिटरिंग किया जाता है एंड इसके बाद आपका वो असेसमेंट कंप्लीट होता है। तो ये वल्नरेबिलिटी असेसमेंट की लाइफ साइकिल है जो आपको ओवरऑल ये बताता है कि वल्नरेबिलिटी असेसमेंट परफॉर्म कैसे किया जाता है। अब वल्नरेबिलिटी असेसमेंट परफॉर्म नॉर्मली अलग अलग तरीके के वल्नरेबिलिटी असेसमेंट होते हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल। ज्यादातर मैक्सिमम केसेस में वल्नरेबिलिटी असेसमेंट कैसे परफॉर्म किया जाता है, इंटरनल। अगर आप ऑर्गेनाइजेशन की बाउंड्री के अंदर, मान लो कि आप पेनिट्रेशन टेस्टिंग कंपनी में और आपका जो क्लाइंट है उनका ऑर्गेनाइजेशन कहीं पे गुड़गांव में है या कहीं पे भी है, तो उनने आपको बोला कि आप जो ये वल्नरेबिलिटी असेसमेंट परफॉर्म करेंगे, आप हमारे कंपनी के अंदर आइए, नेटवर्क से कनेक्ट करिए एंड उसके बाद हमारे सिस्टम्स को, रिसोर्सेज को टेस्ट करिए, निकालने का ट्राई करिए कि उसमें कौन कौन से वीक पॉइंट्स या वल्नरेबिलिटीज हैं। तो अगर आप इस तरीके का असेसमेंट परफॉर्म करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, इंटरनल वल्नरेबिलिटी असेसमेंट या इंटरनल असेसमेंट। और यही चीज अगर आप बाहर से करते हैं, उनके नेटवर्क के बाहर से, आप अपने कंपनी में बैठ के कर रहे हैं, उनके जैसे वेबसाइट्स को टेस्ट किया जाता है जब, तो बाहर से किया जाता है क्योंकि वेबसाइट्स हर जगह से एक्सेसिबल होती है। बट उनके जो इंटरनल सर्वर्स हैं जो शायद लिमिटेड जगहों से ही एक्सेसिबल हैं, तो उनको टेस्ट करने के लिए आप उनके नेटवर्क के अंदर जाके असेसमेंट परफॉर्म करते हैं ताकि ओवरऑल कंपनी का जो आर्किटेक्चर है वो सिक्योर हो पाए, बाहर से भी और अंदर से भी। समझ आया? तो इंटरनल एंड एक्सटर्नल ये लिख लीजिएगा, टाइप्स ऑफ ये वल्नरेबिलिटी असेसमेंट। आप जब भी वल्नरेबिलिटी असेसमेंट परफॉर्म करेंगे, या तो आप इंटरनली कर सकते हैं या तो आप एक्सटर्नली बाहर से भी कर सकते हैं, ऑर्गेनाइजेशन के नेटवर्क के बाहर से। अब कुछ पॉपुलर वल्नरेबिलिटी स्कैनर्स के आप नाम लिख लीजिए तो आपको पता होने चाहिए। ग्यारह बजे। हाँ, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टूल्स हैं जिनमें से इन दोनों, इन ऑलमोस्ट सारे इंपॉर्टेंट ही हैं। सभी के ऊपर क्वेश्चंस भी आ सकते हैं जब आप अगर एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो इन टूल्स के नाम याद रखने हैं, वल्नरेबिलिटी असेसमेंट के लिए परफॉर्म किए जाते, यूज किए जाते हैं इनको।
इनमें से जो लास्ट के मैंने 4 लिखे हुए हैं, ये किसके लिए हैं? सिर्फ वेबसाइट्स के लिए। ये किसकी वल्नरेबिलिटीज बताते हैं? सिर्फ सिर्फ वेबसाइट्स या वेब एप्लीकेशंस की। जो नेक्सपोज एंड नेसेस है, ये आपके सिस्टम सर्वर्स और वेब सर्वर्स की भी और नॉर्मल सर्वर्स की भी, वेबसाइट्स की भी, दोनों की वल्नरेबिलिटीज निकाल सकते हैं, नेसेस एंड नेक्सपोज। अभी सारे प्रोफेशनल टूल्स हैं इसको छोड़ के। ये क्या है? एक ओपन सोर्स टूल है। ये आपके खाली में प्री इंस्टॉल टूल होता है जिसका नाम है निक्टो, और ये वेबसाइट्स की वल्नरेबिलिटीज बताता है, बट उतने अच्छे से नहीं बताता। बट हाँ, किस जमाने में बहुत पॉपुलर टूल है, तो आप लोग लिख लीजिएगा इस टूल का नाम, क्योंकि जो भी वल्नरेबिलिटीज, ये सारे पे टूल्स हैं इनमें से। जैसे क्या, हाँ लास्ट वाले को छोड़ के, क्योंकि ओपन सोर्स है, बाकी सारे आपके प्रोफेशनल सब्सक्राइब टूल्स हैं ये। ठीक है। इनमें से नेसेस जो है उसका फ्री, मतलब फ्री ट्रायल तो आपको ऑलमोस्ट शायद बबसूट प्रोफेशनल का छोड़ के 2-3 का मिल ही जाएगा। बट नेसेस का आपके पास एक वर्जन होता है जिसको बोलते हैं नेसेस इसेंशियल्स, जो कि फ्री होता है, कंप्लीटली फ्री होता है। तो हम लोग उस पर काम करेंगे और नेसेस को चलाना सीखेंगे, क्योंकि इनमें से सबसे इंपॉर्टेंट आपके लिए नेसेस है अभी के लिए। और फिर बाद में जाके मैं आपको बबसूट प्रोफेशनल के बारे में बताऊंगा, या बबसूट के बारे में बताऊंगा, जब वेब एप्लीकेशन टेस्टिंग हम लोग परफॉर्म करेंगे। तो जो हम लोग प्रैक्टिकल परफॉर्म करेंगे इनमें से, वो एक तो नेसेस के ऊपर होगा, बबसूट के ऊपर आगे जाके होगा, और निक्टो। तो ये 3 के ऊपर हम लोग प्रैक्टिकल परफॉर्म करेंगे। बाकी आप लोग नाम लिख लीजिएगा, ध्यान से रखिएगा कि हाँ, ये 4 जो हैं वो वेब एप्लीकेशन के लिए हैं, वेबसाइट्स के लिए हैं, और ऊपर वाले जो दोनों आपके सर्वर्स और वेबसाइट्स दोनों के लिए। ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में आपका नेसेस के ऊपर प्रैक्टिकल परफॉर्म होगा, तो आप लोग सभी लोग नेसेस इसेंशियल्स डाउनलोड करके लाएंगे। कैसे डाउनलोड करना है? यूट्यूब पे सर्च करिए, उसको डाउनलोड करके आप लोग लाइए, क्योंकि उसके लिए आपको एक नेसेस इसेंशियल्स, पूरा नाम लिख लीजिए इसका, सभी लोग डाउनलोड करके लाएंगे इसको अपने। और ये मैं कुछ चीज़ें बता जाता हूँ। ये मतलब आप जब इसको डाउनलोड कर रहे होंगे तो आपका ईमेल एड्रेस मांगेगा, बिजनेस ईमेल। बिजनेस ईमेल आपके पास नहीं होगा, क्योंकि आप लोग नॉर्मली जो ईमेल यूज करते हैं वो जीमेल या याहू इसका होते हैं। तो आप लोग टेम्प मेल से बनाना अकाउंट को। टेम्प मेल, टेम्पररी मेल एड्रेसेस होते हैं जो आपको गूगल पे मिल जाते हैं। तो टेम्प मेल से आप अकाउंट बनाइए, और उसको, उस ईमेल को बंद मत करिएगा विंडो को, क्योंकि उस पर एक एक्टिवेशन कोड आएगा। वो एक्टिवेशन कोड नेसेस को एक्टिवेट करने में आपको हेल्प करेगा। ठीक है, वो यूट्यूब वीडियो आप देख लेना, सब बता देंगे उसमें आपको। और दूसरी चीज, ये एक वेब वेब एप्लीकेशन पे रन करेगा। मतलब आपके मशीन का एक ही पोर्ट ओपन कर देगा जब आप नेसेस को इंस्टॉल करोगे अपने मशीन पे। तो ये आपके मशीन में एक सर्विस को स्टार्ट करेगा। कौन से पोर्ट पे? 8834। ये पोर्ट नंबर याद रखना है आप लोगों को, 8834, जिसपे नेसेस काम करता है। ठीक है। तो फिर लोकल होस्ट पे 8834 पे आप अपने ब्राउजर पे इस एप्लीकेशन को रन कर सकते हैं, इसको कंट्रोल कर सकते हैं। इसको इंस्टॉलेशन में लगभग हाफ एन आवर या 1 घंटा मैक्सिमम लग सकता है, क्योंकि ये बहुत सारी चीज़ें डाउनलोड करेगा, प्लगइन्स को इंस्टॉल करेगा, और उस प्रोसेस में आपका इंटरनेट डिस्कनेक्ट नहीं होना चाहिए। तो जब तक कंप्लीट प्रोसेस नहीं हो जाता तब तक आप ट्राई करिए कि इंटरनेट डिस्कनेक्ट ना हो, अदरवाइज दोबारा से सब कुछ स्टार्ट करना पड़ेगा आपको। ठीक है। और इसमें आपको, जब आप सेटअप कर रहे होंगे इसमें, तो इसमें आपको यूजर नेम एंड पासवर्ड मांगेगा। तो वो यूजर नेम पासवर्ड आप लोग जो भी सेट करोगे वो याद रखना, क्योंकि अगर आप वो भूल गए तो फिर आपको दोबारा से सेटअप करना पड़ेगा। यूजर नेम पासवर्ड आपको याद रखना कंपलसरी है। समझ आ गया सभी को? ठीक है, तो इसको सेटअप करके आइएगा। आज फ्राइडे है, मंडे क्लास होगी आप लोगों की, तो 2 दिन का टाइम है आपके पास। सेटअप करके लाइएगा, मंडे हम लोग इसको कंटिन्यू करेंगे। समझ आ गया सभी को? चलिए।